स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में हम आपके हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, मैथ्स, संस्कृत ये 5 सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक अटेंड करना है। जिनका सपना है 150 में से 90 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, क्वालिफाइड करना, तो ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम पहले हिंदी की बात करेंगे। हिंदी लैंग्वेज के हम 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है और सभी लोगों को फीडबैक करना है। यहाँ पे हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। पेडागोजी के भी प्रश्न करेंगे, ग्रामर के प्रश्न करेंगे, जैसे प्रीवियस में पूछे गए इसके अकॉर्डिंग करेंगे, नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हिंदी में पहला प्रश्न है कि मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। तो मंजूषा जो है 8वीं कक्षा को अगर हिंदी पढ़ा रही है तो इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप स्वयं सोचिए, अगर किसी बालक बालिका को अगर 8वीं कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं मतलब इस स्तर में प्रयास जो होना चाहिए, प्रयास आपको करना चाहिए सस्वर पाठन का, अलंकार समझने की, छंद समझने की या साहित्यिक विधाओं को समझने की। तो सभी लोग जानते समझते हैं, अगर मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रहे तो इस स्तर में साहित्यिक विधाओं का परिचय जरूरी है। और एमपी टेट में व्यापम ने इसको सही भी माना है। इसके बाद आपका जो सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हिंदी में कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसा ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत जो है कविता को समझाने के लिए वैसा ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करना जाता है। तो जहाँ पे उसके अंतर्गत समकक्षी या उसके विरोधी, विरोधी का मतलब होता है बराबर का, दोनों कविताओं के तुलनों की अगर बात करते हैं, तुलना के अध्ययन पर, वह प्रणाली आपकी कौन सी है शिक्षण की। समान कविता, अर्थबोध कविता, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली। तो सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि कविता को समझने के लिए अगर उनके विरोधी या उनके समकक्ष तुलना की जाती है, तो तुलना की जा रही तो कहीं ना कहीं वो तुलना ही प्रणाली होगी। तो कविता शिक्षण की तुलना प्रणाली के अंतर्गत ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो प्रश्न पर उत्तर हमारा दिया गया था, केवल हमें समझना था और फीडबैक करना था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। खेलविद को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है। रायबर्न, हेनरी कॉल्बर्ट कोक, मॉरिसन या थॉमस एस रस की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं खेलविद को प्रचलित करने का श्रेय जिनको जाता है वह हेनरी कॉल्बर्ट कुक को जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है, परंतु आधुनिक युग में हेनरी कॉल्बर्ट कुक जो संभवतः पहला व्यक्ति हैं जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन करने के साथ इसका प्रचलन किया। तो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हिंदी में भाषा संसर्ग विधि में उपयोगी होगी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी भाषा संसर्ग जो विधि होती है वह व्याकरण उपयोगी होती है, लेखन में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, इनमें से भाषा संसर्ग विधि में जो उपयोगी हमारी कहला जाती है वह क्या किसमें कहलाती है। तो भाषा संसर्ग विधि व्याकरण में उपयोगी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगम प्रणाली भी कहते हैं। अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। सभी कमेंट कीजिए। तो व्याकरण शिक्षण की जिस प्रणाली को विकृत रूप से सुगम प्रणाली कहते हैं उसको पाठ्यपुस्तक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए यहाँ पे 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। कैसे प्रकार से आपको टॉपर नोट्स मिलेगी, जैसे इसमें मैसेज करेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो टॉपर नोट्स करने के लिए, अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपकी तैयारी कम है, कहीं ना कहीं आपको लग रही है हमें कमजोरी है, क्वालिफाइड नहीं कर डर है, तो ये आपका नोट्स वो डर को दूर भगा देगी और क्वालिफाइड करने के 101% आपका सुनिश्चित कर देगी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता
छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक, सभी बंधु, सभी लोग जानते हैं कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजते हैं जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा सॉनेल के द्वारा दी गई है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है, लेकिन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया श्रीमती मॉन्टेसरी, आत्मानंद मिश्र जी, मिस्टर पारखस जी, कुक ने। सभी लोग बताइएगा। तो लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए। पहला, जब भी विद्यालय जाता तो आप देखे होंगे चित्र बनाएगा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा, तो अर्थात लिखने का कार्य पहला होता है। किसने कहा है? डॉक्टर आत्मानंद मिश्र की बात नहीं करते, ना ही कुक की बात करेंगे, हम बात करेंगे श्रीमती मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जी ने कहा है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। किसने कहा है? मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है पूछा गया प्रश्न है। तो व्याकरण अनुवाद विधि, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, दोनों भाषा का व्याकरण एक साथ पढ़ाया जाता है, या किसी की भाषा का व्याकरण, किसी भी भाषा का व्याकरण। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण क्या किया जाता है? पहले पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्यापम ने जो आंसर सही माना वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि आगे भी वही उसको आंसर मानना है। अगर डाउट लग रहा तो जरूर फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होता है? छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों की दूरगति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, या भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है, यानी ये जानना जरूरी कि उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना होता है, छात्रों की दूरगति से मौन वाचन का अभ्यास कराना। तो मौन वाचन का अभ्यास कराना बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन अभिनय में निपुणता प्रदान करना यह उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आप लोग भी हमें शेयर कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को। अगला के निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। नहीं वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते समझते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये तीनों हमारी रचना शिक्षण की विधियाँ होती हैं, लेकिन भाषा संसर्ग विधि ये हमारी रचना शिक्षण की विधि नहीं कहलाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रचना शिक्षण की प्रणालियों में जो विधियाँ होती हैं वह खेल प्रणाली होती है, उद्बोधन प्रणाली होती है, प्रवचन प्रणाली, प्रबोधन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, इसके साथ साथ आपके चित्रवर्ण प्रणाली, अनुकरण प्रणाली और तर्क प्रणाली, ये सारी होती हैं। इनको रिमाइंड कर लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? फॉवेल, मॉन्टेसरी, मॉरिसन, बेलार्ड। ये 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं फॉवेल शिक्षा शास्त्री का कहना है स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। अगला प्रश्न आइए जानते समझते हैं कि उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं उद्बोधन विधि का जो उपभेद होता है वह दृश्य विधान होता है, अभिनय होता है, कहानी होता है, लेकिन अनुवाद जो होता है यह उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी चीज़ें सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, आई होप। अगला प्रश्न आइए जानते समझते हैं कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में दी जाती है? तो आगमन में, निगमन में और पाठ्य पुस्तक में, इन तीनों में जो है आपके क्या दी जाती है? स्वतंत्र रूप से व्याकरण शिक्षा दी जाती है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षण नहीं दी जाती। अगला जो प्रश्न है कि BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सी नवीन आयाम दिया है? हार्वर्ड, मूल्यांकन, RCEM या मॉरिसन उपागम। तो BS ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही कोई भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो BS ब्लूम में शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम है? तो मूल्यांकन, उपागम, ये नवीन आयाम हो जाता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है।
सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इनमें से क्या भाषा का प्रमुख कार्य नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो है बालक दो समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावी तथा विचारों को व्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। भाषा बालक के भावों को अभिव्यक्त करने में बाधक है। तो बाधक शब्द निगेटिव है, ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सही नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके भाषा के प्रमुख कार्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट विधि या परोक्ष विधि? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जिस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता हो, तो यह कथन जिस विधि के संदर्भ में वह परोक्ष विधि कहला जाती है। क्योंकि सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न है साथियों, ससर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन? तो ससर अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है? वह होता है साथियों आदर्श वाचन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगनी हैं। तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी, MP मफाज जी, EV वेसले जी या रायबन के को। तो जिस चित्रकार के लिए तुलका फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगनी है। किसका कहना है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए ग्रामर के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, व्याकरण के प्रश्न कर लेते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर के टुकड़े हो सकते हैं, व्यंजन के हो सकते हैं, मात्रा के हो सकते हैं, लेकिन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। तो वह हमारा हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहते हैं, नासिक कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं? सभी बताइएगा। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं जिनका उच्चारण ऊपर की दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हों को ही दंत बोला जाता है या दंतब उच्चारण बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से होता है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या सदुपयोग? सभी लोग बताइएगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय एक शब्द मतलब व्यवहार में लाना यानी प्रयोग में लाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे उन्हीं से रिलेटेड शब्दों से ग्रामर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? देखिए, आरोग में, ईसाई में, उर्जसी में, आतुसुक में। तो आरोग में आपका दिया गया है, ईसाई में दिया गया है और आतुसुक, इन तीन में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं। लेकिन जो आपका उर्जस्वी दिया गया है इसमें हमें नहीं लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग किसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं? आप लोग भी हमें बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तद्धित, कृदंत, संस्कृत या अनी प्रत्यय कहा जाता है? तो जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? आपको पता है समास संधि ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आना है। दो प्रश्न भी आ सकते हैं लेकिन प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसी को ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकनारी, अविकारी, संयुक्त या संबंधनात्मक सर्वनाम की बात करते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हीं को ही संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। और चारों क्रियाओं से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, एक नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है।
तो जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसी को ही कौन सी क्रिया कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवी, देवता, किसमें आपको संबंधवाची लग रहा है? सभी लोग बताइएगा। तो देवी, देव, देवी, देवता ये आपको लग रहा है, लेकिन दैवी जो शब्द है इसमें हमें संबंधवाची लग रहा है, दैवी। अगला जो प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसी को ही काल कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या विधेय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर जो सामंजस्य होता है उसी को ही अन्वय कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और घर पाइए, घर बैठे बैठे टॉपर नोट्स पाइए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और 101% एग्जाम को क्वालिफाइड कीजिए। सातों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्पेद, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म। तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो आपका जो उच्छिप्त दिया गया है, पार्श्विवर्ग दिया गया है, ऊष्म दिया गया है, ये तीनों प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण हो गए, लेकिन जो सघोष दिया गया है यह प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, पहला प्रश्न है जो सीटेट में अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजय विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया तथा यह कहते हुए दोस्त से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो दोस्तों के बीच ये वार्तालाप के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह कथन किस अभिविन्यास प्रारूपों का हो जाएगा? कानून व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, अच्छा होना, परंपरागत, आदान प्रदान या परंपरागत हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जिसमें दो विद्यार्थियों के बीच जो है, दो दोस्तों के बीच जो है साझा करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा आदान प्रदान परंपरागत हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बच्चों के साथ जो है 20 साल तक एक विशेष प्रकार का जो है प्रयोग इन्होंने किया है और बताया है। तभी इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था जिसे हम प्री इन्वेंशन स्टेज की बात करते हैं, फिर दूसरा परंपरागत अवस्था और तीसरा आता है उत्तर परंपरागत। तीन होते हैं, तीनों में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़वादिताओं की बात की जा रही है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स एंड अध्यापक अध्यापिकाएं। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए जो उपयुक्त की जाने वाले प्रारूपों और विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा जिसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। और वह क्या हमारी कहलाती है? जेंडर रूढ़वादिताएं। जी हाँ, समाज में जो विभिन्न लिंगों पे उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप है, जो विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणाओं को जेंडर रूढ़वादिता बोला जाता है। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं जब विभिन्न लिंगों की बात की जाएगी तो लिंगों का मतलब होता है जेंडर, ठीक है, इंग्लिश में। तो जेंडर रूढ़वादिता जो होगा वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए होगा? यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण होगा? ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, जेंडर रूढ़वादिता को समान करता है, यह जेंडर स्थिति को प्रोत्साहित करता है, या कह सकते हैं जेंडर को विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो प्रोत्साहित पेडागोजी माना जाता है शब्द में, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारा कह रहा है कि ऐसी कहानियों को शामिल करना जिसमें विवेकशील प्रयास किया गया है,
पिता जो है घर के कार्यों में, माता साहसी गतिविधियों में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समान करता है। क्या है, सही होगा? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। ये समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं, इसकी सामाजिक मान्यता ना होते हुए भी हमारा समुदाय वर्ग इसे मान्यता प्रदान करता है, तो ये विभेदीकरण को बढ़ा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो वाइगोस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान के स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का छेद, पाढ़ या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर्स एंड टीचर्स। राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा आ चुका है, और वह हमारा कौन सा होगा? पाढ़ या ढांचा इज द राइट आंसर। पाढ़ या ढांचा किस लिए हो जाएगा? सभी लोग बताइए। क्योंकि वाइगोस्की ने अधिगम के क्षेत्र में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया है ना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वह क्षेत्र जो बालक के सीखने से संबंधित है, इसमें बालक की कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से संबंधित हो जाएगा। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता को वाइगोस्की ने क्या कहा है? स्कैफोल्डिंग। क्या कहा है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग कहा है। और इसी को ही क्या बोला जाता है? पाढ़ या ढांचा। तो स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, ये भी आपके सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। क्या होता है? संवेदी, चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, अमूल संक्रियात्मक। प्रश्न को समझने से ज़्यादा क्या समझना इंपॉर्टेंट है? पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास से सभी लोग जान गए, लेकिन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि को विकसित पूछा जा रहा है। तो परिकल्पित शब्द आया, निगमनात्मक भी आया है, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाए, क्योंकि निगमनात्मक तर्क यहाँ पे दिया गया है। 4 अवस्थाएं, संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक होता है, और 11 से 15 अवस्था तक होती है। इसी अवस्था में बच्चा जो है निगमनात्मक तर्क जो है विकसित हो जाता है। तो विकसित शब्द दिया गया, इसलिए चौथी अवस्था हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे जी, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक जब दोनों शब्द आते हैं, जहाँ पे दोनों शब्द होते हैं तो हमारा लेव वाइगोस्की होता है। तो किसके अकॉर्डिंग? लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अब कक्षा कौन सी है? 6 से 8 है, वही एक ग्रेड की बात करें तो एक ग्रेड में 6 से 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आप सभी शिक्षक हैं, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आपकी नियुक्त होगी आप सोचिए क्या कैसा कार्य होना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। किससे हो गए? तर्क आधारित, क्योंकि एक ग्रेड के 6 से 8 को अपनी कक्षा में करना है, इसलिए तर्क आधारित ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? अब हार्वर्ड गार्डनर का कहना है, बुद्धि से सिद्धांत से प्रश्न है, बुद्धि के चैप्टर से 50 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो क्लास वीडियो नहीं देखा तो जाइए देखिएगा ज़रूर। लाटेस्ट वीडियो के ऑप्शन में जाइए, अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले ही हमने उस क्लास को कंप्लीट किया है। तो गार्डनर ने बहुबुद्ध के सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? अब तार्किकता की बात आई है, ठीक है। जहाँ पर तार्किकता की बात आती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि तार्किकता में क्या हो सकता है। तो तार्किकता मतलब होता है
पैटर्न खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। पैटर्न मतलब क्या हो गया? तार्किक का मतलब ही होता है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता। तो तार्किक रूप से गणितीय बुद्धि वाले की विशेषता क्या हो सकती है? जो पैटर्न को खोज सके, उसकी तर्क लंबी श्रृंखला हो करने की क्षमता और संवेदनशीलता जिसके पास होगी। अगला प्रश्न है साथियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? अब आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें बच्चों की आदतें, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित किया जा रहा हो, तो वह क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह समाजीकरण ही हो सकता है। उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य मानती है, तो समाज का मानना ही है तो समाजीकरण ही होगा। ठीक है। विकास में कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर विकास शब्द है तो विकास शब्द में हमारा आ जाता है संस्कृति, सामाजिक संपर्क और भाषा। ये 3 चीज़ें विकास के लिए ज़रूरी है। संस्कृति हमारी, सामाजिक संपर्क होना चाहिए और भाषा। ठीक है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। प्यारा प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा फीडबैक करना है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही दिया गया है? अब यहाँ पे हमें आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका को ध्यान देना है। ठीक है। तो आनुवंशिकता पर्यावरण भूमिका का मतलब क्या होता है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वह आनुवंशिकता के प्रभाव पर वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? सभी लोग बताइए। वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, चरित्र पर पड़ेगा, बुद्धि पर पड़ेगा। आनुवंशिक विकार युक्त की बात करेंगे, शारीरिक अंतर का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव और व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये सारे आ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है? तो आप सभी एक चीज़ याद रखिएगा, माइंड के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। जहाँ पर प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही, मतलब विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। किसके द्वारा? प्रगतिशील कक्षा का मतलब विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? सतत मतलब लगातार, समग्र मतलब पूरा, लगातार संपूर्ण मूल्यांकन अगर हो रहा तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? देखिए, लगातार, सतत और समग्र मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की एक नीति है, जिसे 2009 में आरंभ किया गया है। सतत का अर्थ ही होता है कि छात्रों की वृद्धि और विकास पक्षों का मूल्यांकन करना। इसलिए यहाँ पे विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों को संरचनात्मक, संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना इधर राइट आंसर। तो सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? अब देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को, जब आपकी नियुक्त होगी, आप ही की कक्षा का एक विद्यार्थी है जो विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका जो सामाजिक वर्ग है वह शैक्षिक के तौर पर जो है निम्न स्तरीय उनका प्रदर्शन रहता है, यानी कि उनका बढ़ावा नहीं दे रहे। तो इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? तो ऐसे विद्यार्थी जिनका समाज, जिनका कल्चर जो है शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए सबसे क्या जरूरी होगा शिक्षक के रूप में कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले ही प्रश्न पर उत्तर हमारा क्लियर होगा। जब कोई समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करते हैं कि यह विश्वास करना चाहिए शिक्षकों को कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, क्योंकि समावेशी कक्षा है। आपके लिए सभी विद्यार्थी, बालक बालिकाएं समान हैं। अगला, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करती है। कोई विद्यार्थी है, बालिका है, बालक है, जो इस प्रकार से जो है कक्षा में लक्षण जो है उनका प्रदर्शित होता है कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई हो। तो ये किसके सूचक होंगे?
तो इस प्रकार की चीज़ें जब दी जाती हैं तो इस प्रकार के जो सूचक हो जाता है वह होता है अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी, क्योंकि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न सी शब्दावली कौशल है, पाठ पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई हो रही, मतलब अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी कैटेगरी पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं या संशोधित कर सकता है। तो शिक्षक जो है एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता की बात की जा रही है। समावेशी कक्षा है लेकिन विशेष योग्यता वाले वर्ग के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। जब विशेष प्रकार चूंकि दिया गया है इसलिए विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। इसे सीटेट में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपकी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित करना है, तो कहीं ना कहीं अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो ऐसा कारक जो सार्थक अधिगम का पक्ष ले वह होगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम प्रति सराकोर रखना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण होगा। अब प्रश्न दिया गया हमारा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एग्जाम्पल्स बताना है। जो प्रभावकारी हो, कैसा हो, समस्या समाधान की रणनीति हो, मतलब समस्या को साधन साध्य विश्लेषण अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर दिया जाए। जब समस्या साधन साध्य को विश्लेषण को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाएगा तो वह आसान हो जाएगा। इसलिए प्रभावशाली समस्या का कोई भी समस्या समाधान की रणनीति बेस्ट यही है, उसको क्या करना चाहिए, विभाजित करने चाहिए, टुकड़ों में बांट देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं होगी। यानी आपके लिए जानना जरूरी कि शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग पर्यवेक्षण, संवाद परिचर्चा ये होनी चाहिए, लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं होगी। बाकी ये तीनों प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। देखिए, जब आप जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, तो एक शिक्षक रूप में किस प्रकार का आपको बर्ताव करना चाहिए उस कक्षा में उन बालकों से बात करना चाहिए, उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जो संरचनावादी उपागम होते हैं वे क्या बताते हैं कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या होता है। तो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक विद्यार्थी व पूर्वाज्ञान। जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होता है, उसने जो पहले सीखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे हैं, क्रिएटिविटी तो करेंगे ही करेंगे, तो बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहे हैं, तो इस पृष्ठभूमि में शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के तौर पर जो आपका कर्तव्य होता है कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे जो है सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना कर रहे हैं, इसलिए आपको उनको साथ देना चाहिए। ऐसा ही कंसेप्ट चुनकर, सब्जेक्ट चुनकर उन पर जो है प्रतिक्रिया जानना चाहिए, उनकी सोच को जानना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। अगला संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, रिलेशंस होते हैं। अब संज्ञान और संवेग की बात की जा रही है तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन होगा कि द्विदिशी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ये दोनों क्या है, संज्ञान और संवेग, ये द्विदिशी है और इन दोनों के बीच क्या होता है, गतिशील पारस्परिक क्रिया होती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। 4 कारक दिए गए, विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा स्तरीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। देखिए साथियों, ऐसा कारक जो अधिगम को प्रभावित करे, अधिगम मतलब सीखना,
तो सीखने के लिए क्या क्या आपका देखिए विद्यार्थी का अभिरुचि भी इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी की सामूहिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ भी जरूरी है और इसके साथ साथ विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी जरूरी है। इसलिए सभी ऑप्शन तो सभी किस में दिया गया है, हम ध्यानपूर्वक देखेंगे डी ऑप्शन में चारों दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू पूछा जा रहा है और महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है, सभी लोग बताइएगा। वही महत्वपूर्ण पहलू आप सभी लोगों को बताना है, क्या पहलू महत्वपूर्ण हो सकता है। और वह हो सकता है उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध। क्यों हो सकता है? क्योंकि थर्मोडायनामिक उद्दीपन अंगुरिया का सिद्धांत है। आपने पढ़ा होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, SR का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। S मतलब होता है स्टिमुलस जिसे हम उद्दीपक बोलते हैं, R मतलब रिस्पॉन्स जिसे हम अनुक्रिया बोलते हैं। तो ये दोनों का जो ज्ञान है उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध जो है, ऐसा ज्ञान जो सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि थर्मोडायनामिक जी का है। तो कई बार पूछा जाता है, इन चीज़ों को भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती? देखिए, जब बालक बालिकाएं पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें पुरस्कार प्राप्त होगा, सम्मानित किया जाएगा, एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार में करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया की संभावना की बात की जा रही। जब ऐसी प्रक्रिया की संभावना मतलब अधिगम के प्रति भौतिकवादी और अभिवृत्ति का विकास की बात की जा रही, भौतिकवादी और अभिवृत्ति की बात की जा रही। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे कि बाल्यावस्था की अवधि से अवधारणा से क्या अभिप्राय होता है। अवधि तो आप सभी लोग जानते हैं, बाल्यावस्था की 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की अवधारणा का अभिप्राय पूछा जा रहा है। अवधारणा का अभिप्राय मतलब यही होता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होती। अवधारणा मतलब सामाजिक संरचना। इसमें आरंभिक विद्यालय की अवस्था बोला जाता है, सर्वाधिक गंदी अवस्था भी बोलते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी बोला जाता है, जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है, मूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है। ये सब तो बाल्यावस्था को मूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है। इन चीज़ों पर भी आपको नोटिस कर लेना है, नोट कर लेना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होगी? तो बाल्यावस्था की विशेषताएं जरूर पूछी जाती और ख़ासतौर पर मध्य बाल्यावस्था की विशेषता आपको पता होना चाहिए कि बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि यह अवस्था आपके 9 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, 11 वर्ष तक होती है, जो आपकी जीन प्याजे जी की मूल संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित हो जाती है। अगला है इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसियाँ हैं या द्वितीयक एजेंसियाँ हैं? सभी लोग बताइए। इस प्रकार का इन चारों एजेंसियों से एक एजेंसी से संबंधित प्रश्न आएगा, सीटेट में हर बार पूछा जाता है। तो आपके बताना कि परिवार जो पास पड़ोस होता है ये बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी होगी, यह आपको कमेंट करके बताना है। भावित प्रश्न करेंगे, यानी A to Z आपकी तैयारी की बात हो रही। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम प्रश्न है, अनुमान प्रिडिक्शन एकम उपकौशलम अस्ति, यानी अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति। अनुमानम किसका एक उपकौशल है? टिप्पणी करणस्य, पठनस्य, समूह करणस्य, सारांश करणस्य। यह पिछली बार आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो अनुमान जो है किसका एक उपकौशल होता है? तो पठन, जी हाँ दोस्तों, रीडिंग जो होता है, अनुमान लगाना, पढ़ना, कहते हैं ना अनुमान लगा के पढ़ो। भाई पेपर में हम अनुमान लगा के पढ़ते हैं। तो अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति पठनस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पठन कौशले भवति। पठन कौशल क्या होता है? सस्वर वाचनम, मौन वचनस, शुद्ध लेखनम, परिमार्जनस, अंत्याक्षरी, श्लोक लेखन, भाषांश, लिपि रूपे अवतारणम। तो पठन कौशल किस प्रकार होता है? पठन कौशल भवति। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, पठन कौशल मतलब सस्वर वाचनम, मौन वाचनम। सबसे पठन कौशल बेस्ट क्या होता है? सस्वर वाचन करना और मौन वाचन। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, अध्यापक अध्यापिकाएँ, ब्रदर्स, सिस्टर एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रश्न लाजवाब आ चुका है कि प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभ ही है,
कस्मात् परम भवति स्मि। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्या प्रश्न है? प्राचीन विधि, जो प्राचीन यानी पुरानी विधि है, तो शिक्षा आरंभ यानी शिक्षा के आरंभ में कस्मात् परम भवति स्मि किस प्रकार से होती हैं? कर्णवेद संस्कारात्, संवार्तनम संस्कारात्, विवाह संस्कारात् या उपनयन संस्कारात्। तो आपने पढ़ा होगा उपनयन, और ये ऐसा शब्द है संस्कृत में पूछा ही जाता है। प्राचीन विधि से प्रश्न आएगा उपनयन संस्कारात्। प्राचीन विधि यानी पहले में शिक्षा आरंभ के पहले क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसमें सिर के बाल वगैरह ये सब चीज़ें किए जाते हैं, ठीक है। तो उपनयन संस्कार किया जाता था शिक्षा प्रारंभ के पहले। अगला प्रश्न है कि एका शिक्षिका कक्षायां शिक्षणे बालकानां स्तरानुसारेण सर्वेषां सिद्धांतानां सकारात्मक पक्ष अनुसरति सा। यानी एक शिक्षिका जो है, एक अध्यापिका जो है कक्षा शिक्षण में बालकों के स्तर के अनुसार सर्वेषां सभी सिद्धांतों का सकारात्मक पक्ष का अनुसरण कर रही हैं, तो वह प्रधानाचार्य आज्ञा अनुसरति, प्रधानाचार्य का आज्ञा कर रही हैं। शिक्षा समिति आज्ञा अनुसर, शिक्षा समिति का आज्ञा कर रही हैं। समवय सिद्धांत अनुसरति, समवय सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं। यह केवलम यथा शक्यम कार्यम संपादयति, केवल कार्य का संपादन कर रहे हैं। ये पिछली बार आपके एग्जाम में पेपर में पूछा गया प्रश्न था, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो एक शिक्षिका कक्षा में शिक्षण के बालकों के स्तर अनुसार सभी सिद्धांतों का सकारात्मक पक्ष का अनुसरण कर रही हैं, तो कहीं न कहीं वो किसका हो जाएगा, किसका अनुसरण कर रही हैं? समवाय सिद्धतम। क्या हो जाएगा? समवाय सिद्धांतम अनुसरति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, और एक प्रश्न एक आता ही आता है। संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है वह आनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ, समझिए। प्रश्न है कि अष्टाविंशति संख्या अस्ति, अष्टाविंशति संख्या को क्या बोलेंगे? 820, 38, 28, 48। विंशति मतलब होता है 20 और अष्ट मतलब 8, तो 20 8 कितना हो गया? 28 होगा। तो अष्टाविंशति हो गया हमारा 28 हो जाएगा। द्वाविंशति 22 हो जाएगा। त्रिविंशति 23 हो जाएगा। चतुर्थ विंशति 24 हो जाएगा, ठीक है। तो विंशति मतलब 20, ये आपके दिमाग में आज फिट हो गया, यानी 10 अंक आपके पक्के हो गए। मतलब 10 क्वेश्चन जो है 21 से लेके 20 से लेके आपके 29 तक आपसे बन जाएगा, ठीक है। और 30 का त्रिंशति बोला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्यालय सुरक्षा अनुमान पलायस्माय रेखांकित पदे लकार है अस्ति। अब विद्यालय सुरक्षा में जो एक शब्द दिया गया है, विद्यालय सुरक्षा अनुमानम पलायस्माय, पालिस्माय, इसमें रेखांकित पद में लकार बताना है। विद्यालय, सभी लोग बताइए कौन सा लकार होगा? तो यहाँ पे आपका लट लकार, लिट लट लंग लोट, सभी लोग बताइए। ये लकार आपसे बननी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पिछली बार लकार के संधि से समास से प्रश्न आए हुए थे, अव्यय से प्रश्न आए हुए थे। ये सारे टॉपिक है जो प्रश्न आएंगे, शब्द बदलेंगे टॉपिक यही रहेंगे, ठीक है। तो विद्यालय सुरक्षा अनुमानम पालिस्मे में जो विद्यालय में हमारा कौन सा हो जाएगा? लिट लकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि धनवान इत्यस्मिन् पद प्रत्यय अस्ति, धनवान पद में प्रत्यय कौन सा होगा? सभी बताइए। ये धनवान पद दिया गया, इसमें प्रत्यय बताना है। कतवति, उवति, मतवति या सानस प्रत्यय होगा। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय होता है? सभी लोग बताइएगा। मतुप। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि या भाषा अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीया भवति, अत्र कः भाषा शिक्षण प्रयुक्त भवति। भाषा में अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमे, अध्यापन के माध्यम से बोधनीया भवति, भाषा में अध्यापनों के साथ साथ जो है माध्यम में भी बोध हो रहा है। मतलब अत्र कः भाषा शिक्षण में, किस भाषा शिक्षण को हम प्रयुक्त हो रहा है? देखिए किसी भी भाषा अध्यापन में अगर माध्यम बोध है, माध्यम अगर उसमें बोध है तो फिर आपका प्रत्यक्ष विधि होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग पूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षा
उपरान्ते बालकस्य न्यूनतम परिष्कराय शिक्षकः विशिष्टं शिक्षणं कारयति तस्य नाम किम्। यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद जो है बालकों में न्यूनतम परिष्कार जो है शिक्षक विशिष्ट शिक्षणं कारयति, क्योंकि निदानात्मक परीक्षा के उपरांत मतलब बाद में निदानात्मक परीक्षा होती है, उसके बाद जो है बालकों में न्यूनतम परिष्कार आती, तो शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षण कार्यति, तो इसका नाम क्या होगा जो विशिष्ट कार्य हो रहा है, जो निदानात्मक परीक्षण के बाद न्यूनतम परिष्करण किया जाता है। क्या भाई निदानात्मक शिक्षण है, सामान्य शिक्षण है, उपचारात्मक है या मिश्रित शिक्षण है, ये समझना जरूरी आप सभी के लिए। तो निदानात्मक परीक्षा के बाद जब बालकों में न्यूनतम परिष्करण किया जाता है तो शिक्षक की विशिष्ट शिक्षण कार्य होता है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालकों का मूल्यांकन जो है वर्षे केवल मेकराम, वर्ष में केवल एक बार होना चाहिए, वर्षे द्विराम, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, वर्षे त्रिवाम, वर्ष में 3 बार होना चाहिए, सतत। तो आपने पढ़ा होगा सतत मूल्यांकन, हिंदी में वही चीज़ें पूछी गई है। बालकों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा, जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधेय सन्ति। 3 विधियों के नाम दी गई, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि और शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि। ठीक है, वर्णमाला, शब्द और वाक्य शिक्षण विधि दी गई। ये तीनों विधियों को क्या बोलेंगे, वाचन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, चिंतन या स्मरणीय। देखिए वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण, वाक्य, ये हमारे किस में हो जाएंगे, वाचन शिक्षण में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्णमाला, शब्द और वाक्य ये कहाँ से होगा, वाचन, बोलने में काम आता है। शब्द को बोलेंगे, वाक्य को बोलेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण, वाक्य, ये तीनों विधियाँ अगर आता है तो फिर वाचन शिक्षण याद रखिएगा। माइंड की मेमोरी में ये आपको पॉइंट्स नोट कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों, अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। मतलब इनमें से पाठन के स्मरण में प्रबल साधन बताना है। श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, चित्राणि, संगणक यंत्रम। तो इनमें से पाठन स्मरण में प्रबल जो साधन होता है वह होता है पाठ्य पुस्तक। भाई हम पढ़ते क्या है, पुस्तक तो पढ़ेंगे भाई, बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे, पुस्तक होगी, तो प्रबल साधन पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। सिलेक्शन सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछली बार इसी प्रकार के एक पूछा भी गया था, इसी प्रकार से हम लेकर आए। ये भी संभावित प्रश्न है कि यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभ निर्मिति। ये प्रश्न 2 स्तंभों का निर्माण करती है। एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्यम, एक स्तंभ में एक तथ्य का होता है, द्वितीय चापरह, द्वितीय में भिन्न होता है। तो द्वयो तथ्यों परस्परम संबंध है, 2 तथ्यों का परस्पर संबंध क्या होता है। अत्र पक्षस्य प्रकार है भवति। ये पक्ष कौन सा प्रकार होगा, एकांतरक विकल्प, बहुविकल्प, मेलनम, रिक्त स्थान पूरयति। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया गया है, 2 तथ्यों परस्पर संबंध है भवति। इस प्रश्न का उत्तर केवल इन 2 शब्दों में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ, संबंध है भवति मतलब मेलनम, संबंध में क्या होता है, मेल होता है। तो जब 2, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 स्तंभ दिया गया है, 2 स्तंभों के मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेलनम इज द राइट आंसर। ये प्रश्न का प्रकार क्या होगा, मेलनम हो जाएगा, मेल करना। यानी जहाँ प्रश्नों में 2 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ दूसरे स्तंभ से सही या उचित मिलान किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को मिलान मेलनम कहा जाता है। यहाँ पहले स्तंभ की सूचना दूसरे स्तंभ की सूचना से संबंधित होती, जिसका मिलान होता है। सही जोड़ी जिसे हम बोलते हैं, दोनों तरफ लिखा होता है ना, ए बी और 1 2 3 4, तो यही पूछा जा रहा है। स्तंभ मतलब क्या हो गया, सही जोड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्यायां परीक्षाय ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तृष्याय छात्राय तर्क वितर्केण स्वविचारान प्रकटयन्ति। अर्थात साथियों कस्य मतलब कौन सी परीक्षा के ग्रंथ में जो है कामपि समस्यां प्रस्तुतकरण, समस्या का प्रस्तुतकरण किया जाता है। तस्य छात्राय तर्क वितरण के स्वविचारम प्रकटयति, तब छात्र जो है तर्क वितरण के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। वह कौन सी परीक्षा की ग्रंथ है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, साक्षात्कार है, लिखित परीक्षा, निबंधात्मक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, छात्राय तर्क वितरण के स्वविचार प्रकटयति। जहाँ पर छात्र तर्क वितरण के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं वह कहलाता शास्त्रार्थ परीक्षा।
क्योंकि यहाँ पे ग्रंथ की बात आ रही है, इसलिए साथ साथ होगा। सभी लोग साक्षात्कार समझ रहे होंगे, लेकिन ग्रंथस्य कमपि समस्याम कस्य परीक्षाम ग्रंथस्य कमपि, तो ग्रंथ की बात हो रही इसलिए साथ साथ परीक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वाक्यम इदम संशोधयत नागरेण परितः क्षेत्रणी संति। तो वाक्यमिदम, वाक्यों में संशोधन में नगरेण परितः क्षेत्राणि संति, वाक्य में संशोधन कौन सा होगा, किसका संशोधन करेंगे? नगरस्य परितः क्षेत्राणि संति, नगरात् परितः क्षेत्राणि संति, नगरम परितः क्षेत्राणि संति, नगराय परितः क्षेत्राणि संति। अब ये नगरेण परितः क्षेत्राणि दिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा नगरम परितः क्षेत्राणि, क्योंकि नगर के अंदर का क्षेत्र हो रहा है। हम कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? परितः मतलब चारों तरफ, तो क्या होगा? नगरम, नगरेण नहीं होगा, नगरम परितः क्षेत्राणि संति, नगर के चारों तरफ क्षेत्रों का भ्रमण। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है माता पुत्र प्रतीक्षते शुद्धम करोति। माता पुत्र में प्रतीक्षते शुद्धम करोति क्या होगा? माता पुत्र प्रतीक्षते का शुद्ध क्या होगा? पुत्रेण पुत्रम पुत्राय पुत्राय। तो माता पुत्र प्रतीक्षते का शुद्ध रूपम हो जाएगा पुत्रम इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये प्रश्न आया हुआ है जिनका पेपर 13 या 14 तारीख को शायद पूछा गया था। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनानि कति भवन्ति? पंच, पंचदश, विंशति या पंचविंशति। यानी इस स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 50 होती है, 25 होती है। 25 को हम क्या बोलेंगे? पंचविंशति। षष्ठविंशति 26 हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श के किया जाता है। का से माँ तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो इनकी संख्या 25 है। लेकिन द्विगुण व्यंजन जिसे ढक्कन और अड़ा, अंगा, अंगा बोलते हैं कि अड़ा बोलते हैं? अंगा बोलते हैं ना। अंगा और ढक्कन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 27 हो जाती है, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अगर द्विगुण व्यंजन पूछा जाए तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है और टोटल व्यंजन 25 होते हैं। द्विगुण को मिला दिया जाए तब 27 होंगे। अगर स्पर्श व्यंजन पर पूछा जाएगा तो 25 ही करना है, ठीक है। अंगा और ढक्कन को द्विगुण व्यंजन के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, एति इत्रस्य धातु लकाराय वचनम का। अब देखिए एति शब्द दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए, ग्रामर का पोर्शन है। एति इत्यत धातु दी गई, इसमें लकार और वचन बताना है। धातु भी बताना है, लकार भी, वचन बताना है। तो एति का धातु होता है ईण धातु होगा, लट लकार होगा और एक वचन हो जाए। तो लकार वचन ये आपसे आने चाहिए संस्कृत में। 1 नंबर ये आपका कन्फर्म कर देगा। लकार तो आता ही आता है, पिछली बार भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तय समुचित पदेन रिक्त स्थानम। समुचित पद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूक्ति क्या दी गई है साथियों? ज्ञानम भारम खाली स्थानम बिना। ज्ञान के भार क्या बिना होता है? ज्ञानम भार है। धनम बिना, क्रियाम बिना, दानम बिना, विद्या बिना। तो आपने सूक्ति पढ़ा होगा कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्या होगा? या विद्या होगा, विद्या बिना। ज्ञान भार किसके बिना होता है? क्रिया के। भाई जब आप कोई क्रिया नहीं करेंगे तो ज्ञान भारी लगेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं करेंगे तो आपको ये एग्जाम को फतह करना भारी लगेगा। आपको टॉपर नोट्स नहीं मंगाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान को भारी लगेगा कि बहुत बड़ा है, कैसे सिलेक्शन होगा, पिछली बार नहीं पास कर पाए, इस बार कैसे पास होगा। तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, तो क्रिया करना जरूरी है साथियों, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिया कीजिए, आप सफलता अवश्य प्राप्त होंगे। बिना क्रिया के सफलता बैठे बैठे बिठाए सफलता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है भाषायाय प्राथमिकम कौशलम अस्ति। भाषा में प्राथमिक कौशल होता है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कौशल, अंतिम कौशल, ये पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न कौशल से आता ही आता है। तो भाषा प्राथमिक कौशल हमारा हो जाता है श्रवणम, भाषणम, द्वितीय, पठनम, तृतीय, चतुर्थम लिखिए। ये 4 हैं, चारों का क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हिंदी में होता है। अगला है भाषाद दक्षताय कृते, भाषा दक्षताय कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। भाषा दक्षता में इनमें से कौन सा महत्व सर्वाधिक होगा? भाषा की दक्षता में कि न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग है,
यानी कि जो न्यून मूल्य होता है ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। शुद्ध उच्चारण सह वाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना, बोलना। सुंदर हस्ताक्षरई अभ्यास कार्यम लेखनम, सुंदर हस्ताक्षर के साथ अभ्यास लेखन का अभ्यास कार्य करना। शुद्धता है धारा प्रवाहरस्य चा विकास है, शुद्धता के साथ धारा प्रवाह के साथ बोलना, विकास करना। देखिए भाषा में दक्षता के लिए सबसे महत्व सर्वाधिक होता है शुद्ध उच्चारण सह वाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन बोलना। भाषा में दक्षता, भाषा मतलब क्या, बोलना लिखना पढ़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशाम पठित्वा प्रश्नानाम, ये पद्यांश को पढ़ना है और आपके प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न पहले आपके पढ़ लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्त में तिचा या तिचा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, अर्थात धन तो आता है और जाता रहता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, धन आता और जाता रहता है, ठीक है। और अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। ये आपका श्लोक है। इस श्लोक से संबंधित आइए प्रश्न जान लेते हैं कि श्लोकानुसारम यत्नेन किन संरक्षण, श्लोक के अनुसार किसका संरक्षण किया जाता है। श्लोक के अनुसार वृत्तम, किसका संरक्षण हो रहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्त में तिचा या तिचा, अर्थात धन तो आता जाता रहता है पर अपने चरित्र की रक्षा स्वयं पूर्वक यत्न पूर्वक करनी चाहिए। यतिचा दिया गया ना, यतिचा, तो यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तसुत हतो प्रत्यय, मतलब चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक के साथ धन तो क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता, पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो वह संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो चरित्र को बनाए रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि एक बार चरित्र बिगड़ा तो जब तक आप जीवित रहेंगे लोग आपको कोसते रहेंगे, टोकते रहेंगे, कांटा के जैसा चुभता रहेगा। इसलिए धन कम कमाइए, चरित्र को अवश्य कमा लीजिएगा। अगला प्रश्न है चरित्रम इत्यर्थे प्रयुक्तम श्लोके पर्याय पदम अस्ति, चरित्र जो शब्द दिया गया है इसमें श्लोक में पर्याय पद बताना है, चरित्रम का पर्याय। तो चरित्रम का पर्याय पद क्या होगा, वित्तम वृत्तम आचरम नास्ति, तो चरित्रम का पर्याय होता है वृत्तम, क्या हो जाएगा, चरित्रम का पर्याय शब्द आपका वृत्तम हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे संबंधित प्रश्न है कि भाषा शिक्षण विषये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नस्ति, कौन सा सत्य नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकस्याः शास्त्रीय भाषा अध्ययनम, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा है गृह भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषण अध्ययन यानी भारत की भाषा का अध्ययन करना, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा रूप के अंगल भाषा या अध्ययन यानी अंगल भाषा के रूप में अध्ययन करना। तो भाषा शिक्षण विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या सत्य नहीं है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकाश शास्त्रीय कक्षा या शास्त्रीय भाषा अध्ययन, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, यह भाषा शिक्षण के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं है। बाकी ये है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा गृह भाषा का अध्ययन करना है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषा का अध्ययन करना है, इसके साथ त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है आपके भाषा रूपेण अंगल भाषा का अध्ययन करना है, लेकिन शास्त्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है। रामायण, महाभारत, ब्रह्म पुराण या बृहदारण्यकोपनिषद की बात हो रही है, क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न आप पे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों को अंतरिक्ष भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, पिछली बार पूछा गया था। पहला देश है, दूसरा देश है, तीसरा देश है, चौथा देश है। ठीक है, सभी लोग बताइए। सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश का कौन सा है, दूसरा स्थान है। तो पहला किसने भेजा था मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला, तो पहला होगा रूस। ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ था। सोवियत संघ को यूरी गॉगरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे यूरी गॉगरिन। गागरिन ने ओस्टोक फर्स्ट में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी और यह उड़ान 108 मिनट तक चली थी टोटल।
और उस्तोक 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। अब आप सोच सकते हैं, जो एरोप्लेन होती हैं वह 1000-2000 तक रहती हैं, लेकिन 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे। सोच लीजिए, बाइक जब हम 100 की रफ्तार भगाते हैं, कार जब हम 120-130 कितनी स्पीड होती है सोचिए, बिल्कुल रॉकेट जिसे बोलते हैं। तो 108 मिनट तक की पूरी परिक्रमा हुई थी यूरी गॉगरिन के द्वारा। पहले थे रूस की बात करेंगे, दूसरा आपका स्थान आता है अमेरिका का, दूसरा स्थान आता है। ठीक है, तो अमेरिका वाला पूछा गया था पिछले वर्ष में, इस बार हो सकता है पहला पूछ लिया जाए। तो इसलिए दोनों चीज़ों का आपको ऑब्जर्व करके रहना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास होगा। खड़ी फसल, खड़ी अवस्था, धरण या ह्यूमस या मलबा या डिट्रस की बात हो रही है। सभी लोग बताइए। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास जो कहलाता है वह कहलाता है खड़ी फसल। क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ दिया गया, इसलिए खड़ी फसल होगा, क्योंकि खड़ी फसल होगा तभी वह जीवित पदार्थ होगा। ठीक है, तो जीवित पदार्थ, इसलिए आपका खड़ी फसल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कह दें एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 25,000, 58,090, 1,03,680, 1,25,000। आपने कभी सोचा नहीं होगा 60 मिनट, अब 1 मिनट में नहीं पूछा जाता कि 72 बार आप बता दें, अब ऐसा ही पूछा जाएगा। एक हफ्ते में कितना होता है, एक दिन में कितना होता है, 10 घंटे में कितनी बार धड़केगा, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप कह दें एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे में होता है 60 मिनट, होता कि नहीं होता? और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 24 × 60 × 72, तो कितना आ जाएगा? 1,03,680। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है इस बार, क्योंकि इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? सभी लोग बताइए, रोगों से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। हो सकता है कि कोविड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा, जो टफ होगा। साइंटिफिक पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो साइंटिफिक चीज़ें आपको जो टफ हो, जो नॉलेज में दिमाग में नहीं रहती, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, इतना नॉर्मल शब्द तो सभी से बन जाएगा। रिकेट्स रोग की बात की जाएगी तो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी किससे मिलता है हमें? सूर्य की प्रकाश से मिलता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से कौन जो है जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या आवास करता है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति तंत्र के जिन घटकों में से जैव अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य होता है वह आपका कौन सा होगा? अब देखिए, दोनों में मध्यस्थता कार्य पूछा जा रहा है, तो आपका देखिए तीनों में से आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है? आपने उत्पादक सुना होगा, उपभोक्ता सुना होगा, आवास, लेकिन वियोजक न सुना होगा। यही ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, परिस्थिति तंत्र के वियोजक घटकों में से निम्नलिखित घटकों में से वियोजक जैव और अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, वह होता है वियोजक। वियोजक जो है एक अपघटन क्रिया द्वारा जैव पदार्थों को जैव पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। जो जैव पदार्थ होते हैं उनको अजैव में परिवर्तित कर देता है, जिससे जैव मंडल का संतुलन सदैव समान रहता है, और वह वियोजक अपघटन क्रिया होती है। अगला प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? सनबर्ड, कौवा, कोयल, स्वैन। ये पिछली बार पूछा गया था, तो पक्षियों से संबंधित प्रश्न आया था। ऐसा पक्षी बताइए जो अपना घोंसला जो है किस प्रकार से जोड़ी में काम करता हो। मतलब सभी लोग समझ गए, जोड़ी में मतलब दोनों साथ में कार्य करते हैं, वह कहलाते हैं सनबर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक जानवरों की जानकारी देता है। जो रेड डाटा बुक होता है वह किन जानवरों की जानकारी देता है? लुप्त जानवर, संकटापन, खतरनाक या बिरली होते हैं। तो रेड डाटा नाम से, रेड मतलब खतरा, लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का मतलब डेंजर ही होता है, खतरा होता है। जहाँ भी डेंजर खतरा होगा वहाँ लाल से निशान रहता है।
तो रेड डाटा बुक जो होता है उन जानवरों की जानकारी देता है जो संकटापन्न है, ठीक है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको जानकारी रेड डाटा बुक देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, सभी लोग बताइएगा। तो उपभोक्ता से खाद्य जाल से प्रश्न आता ही आता है। तो किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी ही होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, पत्तियों से प्राप्त करते हैं, जैसे बकरी, गाय, ये सारे क्या होंगे? प्राथमिक हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था आपके पेपर में कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? 2013 में, 15 में, 17 में, 2019 में? सभी बताइएगा। मेरे प्यारे मित्र, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जयसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। लग जाइए अभी से प्रिपरेशन में, तैयारी में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष गठित किया गया है? तो ये दोस्तों 2019 में गठित किया गया है। और 2019 में कब है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है NSIL इसको दोस्तों 6 मार्च, जी हाँ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 6 मार्च 2019 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत को शामिल किया गया है, जो अंतरिक्ष विभाग के। तो पूरा डिटेल से जानिए, ताकि इस बार बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे अंतरिक्ष से, स्पेस से, कहीं से भी पूछे, आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2NO, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल दुर्घटना की अगर बात करते हैं, 1984 की घटना है दोस्तों, जो गैस का फैक्ट्री में रिसाव हुआ था, और वह है मिथाइल आइसोसाइनेट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, वन महोत्सव, पूरे सप्ताह को वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वह होता है जुलाई का महीना। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है आपका वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? उत्तराखंड से हुई। ये भी अगर पूछा जाए कि वन महोत्सव सप्ताह की प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो आपको उत्तराखंड के जवाब देना है, ठीक है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो ग्रह का नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं है, यानी जिनके चंद्रमा ना हो। हमारा उपग्रह एक ही पृथ्वी का है, चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शुक्र। जी हाँ, पृथ्वी तो है, शुक्र और शनि के हैं उपग्रह हैं, शुक्र और मंगल के हैं। लेकिन 2 ग्रह, इसका नाम जो आपके बुध और शुक्र, ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं। जी हाँ साथियों, बाकी सारे ग्रहों की उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस बताइए। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून, 2 जून। तो सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सा प्रश्न है। मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 1 नवंबर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वच्छता का है संदेश, मेरा मध्य प्रदेश, आपने सॉन्ग सुना होगा शायद। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो बीच में देखिए, कर्क रेखा भारत के नक्शा में कहाँ से होके बीच से होकर गुजरती है, यह सभी लोग जानते हैं, ये कर्क रेखा। तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों से होकर गुजरती, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? यह भी पिछली बार पूछा गया था। 1991 में, 94 में, 95 या 97 में। ये चारों ऑप्शन में किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया है, उनका 1994। जिनका डेट ऑफ बर्थ 994 है, तो अपने को याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। इसी तरह तैयारी जारी रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एड्स का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। अगला प्रश्न साथियों कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट एक किसका भाग है? म्यांमार, भारत, तिब्बत या नेपाल का? सभी लोग बताइएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो एक भाग हो जाता है वह किसका भाग हो जाता है? आपके नेपाल का भाग होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ABS पर्यावरण में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अन्न मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर की बात करें तो अन्न मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर बोला जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कैवेंजर का शाब्दिक अर्थ होता है मेहतर, अर्थात जो गंदगी को साफ करता हो। इसके अंतर्गत बाज, गिद्ध, चील, शेर, मक्खी आदि ये सारे मेहतर कहलाते हैं, जो प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? सभी लोग बताइए। WWF, WHO, पेटा, UN? सभी लोग बताइए। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सी संस्था है पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है? और वह दोस्तों आपका है वर्ल्ड वाइड फंड अर्थात WWF। यह प्रकृति के संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? WWF की वर्ल्ड वाइड फंड की 29 अप्रैल 1959 को। तो 9 का फैक्टर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ABS में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पेडागॉजी का प्रश्न है। तो ABS के रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में देखा जाए कि रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करता है, बहुमुखी सोच प्रक्रिया का रचनात्मक को बाधित करता है, रचनात्मक पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ABS में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में देखा जाए तो रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करती है, बिल्कुल सही बात है। बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित नहीं करती। अगर बहुमुखी सोच होगी तो रचनात्मक क्रिया को साधेगी, तो ये गलत दिया गया है। रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है, बिल्कुल सही बात है। और रचनात्मकता परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रिएटिविटी को सोचेंगे आप अपने से तो जो आपका प्रबंधन है वो आपका क्षमता क्या है प्रबंधित करने की बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया कि लवण जो अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रिस लवण, हाइड्रोफोलिक लवण या इनमें से कोई नहीं? तो लवण जो अवशोषण करता हो वह आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। ये लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को भी क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। कौन से लवण है आपके? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि ABS में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। अवलोकन पत्रक, व्यवहारिक कार्य, प्रयोग या स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ABS में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का अगर चयन करें तो उसमें आपका अवलोकन पत्रक भी आता है, व्यवहारिक कार्य आता है और प्रयोग आता है। स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं आपकी नहीं आती। तो कौन कौन से आते हैं? तीनों। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होना चाहिए? मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय कथन बनाना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंध आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होता है, यानी ये जानना जरूरी है कि अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें देखिए उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ताकत कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि के क्षेत्रों में पहचान करना। लेकिन मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान और निर्णय कथन बनाना ये नहीं होता। यानी उपसंख्यात्मक अभिलेख में A और B नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, बाकी सारे सही होंगे।
ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? कागज के थैल, प्लास्टिक के थैल, नायलॉन के थैल, चमड़े के थैल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ये आपके वर्ग 3 में आया हुआ पिछली बार प्रश्न है। ठीक है, तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जिसके प्रयोग से रोकते हैं वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है प्लास्टिक के थैले का। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का थैला जो होता है वह मृदा प्रदूषण का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। मृदा मतलब मिट्टी के प्रदूषण का, क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी से इसका अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न, विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक बताइए। वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक जो कहलाता है वह वाहनों से निकली गैस कहलाती है, क्योंकि विश्व उष्मायन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है और इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण पृथ्वी में परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं। इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस गैस के स्रोत वाहन, फ्रिज, लकड़ी जलाने से होता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, वह यही है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? राज्यवर्धन राठौर, पीटी ऊषा, खसावा जाधव, अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, जिसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। ये संभावित प्रश्न है स्पोर्ट जीके से, एक नंबर तो आता ही आता है। ये संभावित प्रश्न है, ये किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता और वह है आपका खसावा जाधव जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक होता है? तो पर्यावरण की कागज, कपड़ा, धातु ये हानिकारक नहीं होते, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, सभी समझ गए। अगला प्रश्न है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए? वांडर्स स्टेडियम, किंग्समीड स्टेडियम, मविदा स्टेडियम, न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड। तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो अब आप सोचिए इंग्लैंड में कौन सा ग्राउंड होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो वह होगा दोस्तों किंग्समीड स्टेडियम। जी हाँ, युवराज के 6 छक्के सभी लोगों सिक्सर किंग तभी से वे जाने जाते हैं। तो स्टेडियम को याद रखिएगा, किंग्समीड। क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो क्वाशियोरकर में यानी हड्डी कमजोर कह सकते हैं, तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर नामक प्रोटीन की कमी से होता है यह रोग। परिणाम स्वरूप शरीर का विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। और अगला है अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, शूटिंग से है, शतरंज से है, गोल्फ से। संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से कि जो अदिति अशोक का संबंध है वह किस खेल से है? टेनिस खेल, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। सभी को यह प्रश्न और लिखते जाइएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए। अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 1, 10, 100 या 1000। देखिए वर्ग किलोमीटर पूछा जा रहा है, तो ये जान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने हेक्टेयर होते हैं? 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने होते दोस्तों? 100 हेक्टेयर। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वह सही हो जाएगा। जिनको कंसेप्ट की क्लास पढ़ना हो कि कंसेप्ट भी पढ़ाइए तो कमेंट करके बताइए, तो कंसेप्ट भी इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा, आप लोग जो बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अभी एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं, अगर कंसेप्ट भी आपको पढ़ना हो तो कंसेप्ट भी बता सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपके से शेयर कर दिया जाएगा, उनको भी नॉलेज में ले लिया जाएगा। क्योंकि इस बार दोस्तों 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है, क्रैक करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीमीटर को मिलीग्राम में बदलना है। और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी प्रकार से पूछा गया था। अब यहाँ पे 3 ग्राम हमें लिखना है, 5 डेसीग्राम है और 7 सेंटीग्राम है। तीनों अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तीनों का एक में कन्वर्ट करेंगे। तीनों को हम क्या है कर लेंगे? मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 ग्राम को मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुणे 1000 कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। इसके बाद प्लस कर लीजिए, 5 डेसीग्राम दिया गया है। डेसी मतलब कितना होता है? 5 डेसीग्राम का मतलब होता है 5 गुणे 100 कर लीजिए यहाँ पे।
इसके बाद आपको क्या करना है, 7 सेंटीग्राम, तो 7 गुणे 10 कर लीजिए। तो ये डेसी सेंटी, ये चीज़ पढ़ना है। डेसी 100, ग्राम का तो सभी लोग जानते हैं 1000 होता है, सेंटी का है 10। बस आपको करना है, ये सारे मिलीग्राम में आपके कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आपका मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है, मिलीग्राम में बदलना है। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिली जी हाँ 100 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम की वैल्यू 100 मिलीग्राम के बराबर होती है और 1 सेंटीग्राम की वैल्यू 10 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना तो 3 गुणे 1000, 5 गुणे 100, 7 गुणे 10 कर लेना है। बस कुछ नहीं करना, 3570, 3570। ये चीज़ आपको नॉलेज रखना है। 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड की मेमोरी में सारा कुछ सेव हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। तो ध्यानपूर्वक बदलना है सभी लोगों को, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं 1 इंच बराबर हमारा कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 25.4। 1 इंच की वैल्यू होती 25.4 मिलीमीटर। तो 25.4 गुणे 24 कर लीजिए सभी लोग, 25.4 गुणे 24 कर लीजिए। आपकी वैल्यू जो आए वह आपका आंसर होगा। आपकी वैल्यू कितनी आएगी सभी लोग बताइए, 25.4 गुणे 24 करके देखिए, तो आपका 609.6 आएगा मिलीमीटर। देख लीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग, गुणा भाग कीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 42.72574 हेक्टोमी को सेमीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू 100 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है, 100 मीटर के बराबर होती है। आपको क्या करना है, 42.72574 गुणे 100 कर लेना है। तो ये हमारे मीटर में निकल के आएगी। तो 42.7274 मीटर निकल के आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर में हमारी वैल्यू आ गई, अब आसान हो गया सेंटीमीटर में बदलना। अब इसमें 100 का और गुणा कर दीजिए, आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए 100 का और गुणा कर दीजिए तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा केवल 4 बचेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42.7257.4 सेंटीमीटर। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन, देखिए ध्यानपूर्वक, 42.7257.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आसान से आपको कर लेना है, इकट्ठा चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, क्रम वाइज तोड़ते जाएंगे तो आपको आसानी होगी, गलत नहीं होता है। अगला प्रश्न है 3.88 एकड़ को हेक्टेयर में बदलना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता ना कि कौन सा आपका मापन से संबंधित प्रश्न आता है। अब एकड़ को हेक्टेयर, एकड़ हेक्टेयर का संबंध आपसे बनना चाहिए, यानी 1 एकड़ की वैल्यू कितने बराबर होती है, 0.405 हेक्टेयर होती है। दशमलव यहाँ पे है 0.405 और कह रहा है 3.88। तो अब आपको करना क्या है, 0.405 में 3.88 का गुणा कर देना है। सभी लोग कीजिए, 3.88 गुणे 0.405 इसका गुणा कर लेना है। सभी लोग कर लीजिए गुणा। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, हेक्टेयर में बदलना है, 1.5714 हेक्टेयर आ जाएगा। सभी लोग गुणा करके देखिए, गुणा भाग जोड़ घटाना, 4 संक्रियाएं जिससे बनेगी गणित में अव्वल वही आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आपका एक कमेंट, आपका एक फीडबैक हमें दोगुनी मोटिवेशन दे देता है, ताकि जो हम डेली क्लासेज ये कर पाते हैं आपके मोटिवेशन के, आपके कमेंट के द्वारा ही कर पाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, यदि 1 फीट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तब 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब वो नहीं देखना, अब यहाँ पे जो
माप दी गई, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। 1 फीट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, 30.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो कोई 1 वर्ग फीट अगर होगा तो वह कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1 वर्ग फीट मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी का वर्ग कर लेना है बस। और इसका वर्ग कितना होता है, सभी लोग करके देखिए, 924.16 आएगा। सभी लोग वर्ग करके देखिए। 3.14 का सभी लोग वर्ग करके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग गुणा करिए, 3.4 गुणे 30.4, सभी लोग गुणा करिए। अगला प्रश्न है, 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है। अब 8 किलोमीटर मील का संबंध आपसे इससे क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार कोई भी संख्या पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है। कहीं से प्रश्न आए आपसे ज़रूर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर का कितने मील के बराबर पूछा जा रहा है। आप ये जानते हैं कि 1.61 किलोमीटर होता है 1 मील में। 1 मील में कितनी वैल्यू होती है, 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील के बराबर होता है। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया गया है ना। अब 8 किलोमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका है, 1/1.61 गुणे 8 कर लीजिए बस। लगभग आपके 5 मील के आसपास आ जाएगी। कितना आएगा, 5 मील। तो ये जान लीजिए, मेन जो ज़रूरी है कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। ये जान लेंगे तो कितना भी पूछा जाए आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें ये चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर को तो 1 ही दिया गया है। अब 2 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो 2 हेक्टोमीटर मतलब 2/10 करेंगे तब यह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मीटर दिया गया है तो इसमें फिर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा 3 में, तब यह किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब समझ गए आपको, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इतना आपको कर लेना बस, आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1 आएगा, फिर आएगा +0.2 आ जाएगा, +0.3 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए सभी लोग, तो 1.203 किलोमीटर आ रहा है। 203 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है। अच्छा, अगर हेक्टोमीटर दिया रहे तब आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। कितना होगा, 0.2 किलोमीटर, या 2/10 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर होगा। गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर और 30 मीटर दिया गया है। 2 किलोमीटर 30 मीटर, ये भी आपको वही सेम दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 12.3 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सही दिया गया। क्यों दिया गया है, क्योंकि 12 सेंटीमीटर और जो 3 मिलीमीटर लिखा है, तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, 12 + 0.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो 12.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया ना, मिलीमीटर दिया गया है इसलिए सही होगा। सेंटीमीटर दिया होता तो सही नहीं होता, मिलीमीटर दे दिया गया इसलिए 12.3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीटर में है या किलोमीटर में है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और 4 फीट 3 इंच को 4.3 इंच लिखेंगे।
क्या ऐसा मुमकिन है, लिखा जा सकता है? सभी लोग बताइए। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी लोग बताइए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2 इंच में 5 सेंटीमीटर, इतना जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर पर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1517 ग्राम, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.5, तो 2 इंच में कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ कह रहा 10 सेंटीमीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संबंध यहाँ पे गलत होगा? 10⁻² डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, सही दिया गया है। 10.-2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा, सेम टू सेम दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है, डीएम डेकामीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻³ या इसको 1/1000 लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/1000 डेकामीटर के बराबर होती है। बाकी 10⁻² किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻³ हेक्टामीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये भी सही दिया गया, लेकिन जो सेकंड वाला है तो वो थोड़ा सा ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चयन करना है। 80 डीएम डेकामीटर वर्ग डेकामीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यदि डीएम बराबर डेसीमीटर, एमएम बराबर मिलीमीटर दिया गया है, तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। तो 80 दिया गया है, तो 80 × 100 कर लीजिए, और वर्ग दिया गया है तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, और वर्ग मिलीमीटर में हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा? 80 × 100 और करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 लाख। और 8 लाख किस में दिया गया है? 4th ऑप्शन मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया गुणनफल 1680 24 15 बराबर किसके बराबर होगा? 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, यानी सेकंड संख्या दिया गया है। तो इन सभी का गुणा करिए पहले, तीनों का गुणा करके देखिए। तीनों का गुणा करेंगे आपकी वैल्यू जाएगी 64800, 6,04,800। ये आपकी क्या आ जाएगी? ये जो ऊपर दिया गया गुणनफल। अब इसमें सबका गुणा करके देखिए ये कौन सा आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो 1 सप्ताह वाला सही होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना गुणा कर लीजिए, आपकी इतनी वैल्यू आना चाहिए। गुणा करके देखिए सभी लोग, यह 1 सप्ताह के सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर। अब यहाँ पे ऑप्शंस किलोग्राम क्विंटल में दिया गया, तो किलो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो कन्वर्ट कैसे करना, देखो जिसको अगर समझ नहीं आता ना, तो वीडियो पॉज कर एक बार रिमाइंड कर लिया करिए। ठीक है, दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी दिक्कतें अगर आती हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है डिजिटल बोर्ड, और जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा
तो सारी चीज़ें आपकी ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को सबका सहयोग इसी तरह सहयोग बनाए रहें। तो एक दिन अवश्य वो दिन समय आएगा जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे और जो ये प्रॉब्लम आती है ना एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो 12 मीट्रिक टन में और 8 क्विंटल, इनको आपको समझिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल मतलब आपको करना क्या है, 12,000 प्लस 800, ये क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 100 किलोग्राम का क्विंटल होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 800 हो गया। और यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होता है। 12 मीट्रिक टन है तो 12,000 किलोग्राम हो जाएंगे। और यहाँ पे 800, तो 12,800 किलोग्राम ये हो गया। इसके बाद 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, तो 8 मतलब 8,000 और 50 ये हो गया, तो 8,050 ये हो गया। तो आपको करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं, घटाने पर प्राप्त करके बताइए। तो पहला हमारा 12,800 आया, ठीक है। दूसरा हमारा आया 8,050 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, माइनस कर लेना, 0 10 में 5 गया 2, 7, 12 में 8 गया 4, 4750 किलोग्राम आना चाहिए। अब 4750 किलोग्राम को आपको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4750 है तो 1,000 का मीट्रिक टन होता है, तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गए और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। अब बताइए, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्का, तो 25 गुणे 15 करिए, 375 पैसे हो जाएंगे। अब 375 पैसे को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए, 50 पैसे 350 पैसे हो गए, एक सिक्का 25 है 375 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 हो गया, फिर 50 पैसे 250 पैसे, फिर 3 सिक्के और 25 पैसे और हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के सॉरी दिया गया, तो 2 सिक्के 200 पैसे हो गए, 50 के 3 दिया गया तो 150 ये हो गए, तो 3.5 हो गए, 25 और, तो ये भी 75 हो जाएंगे, 375 पैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाए, 25 पैसे के 3 तो 25 नहीं 75, 375 पैसे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो गए और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 हो गए, ये गलत दिया गया। तो चौथा वाला असत्य दिया गया, बाकी आपके तीनों सत्य दिए गए। तो 1 2 3 असत्य बताना, तो केवल चौथा असत्य होगा, बाकी सारे सत्य होंगे। चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट 300 सेकंड, 1/12 घंटा, 1 घंटा। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय में कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट लिखते हैं, 300 सेकंड लिखते हैं, 1/12 घंटे लिखते हैं या 1 घंटे, कौन सा असत्य होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और 15 में से आपके कितने स्कोर सही हुए, कितना आंसर आपने किया, अपने से खुद से किया, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी डेली क्लासेस सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले स्टडी में लग जाइए, प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इस बार दोस्तों 101% एग्जाम को फतेह करना है। तो धन्यवाद सभी का, जय।